बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थर्ड ईयर सेकेंड पेपर के इस व्याख्यान में मैं पहले की बात को आगे बढ़ाऊंगा। शीत युद्ध की बात को, शीत युद्ध के चरणों की चर्चा कर रहे थे और अपन 79 तक जो चरण था तीसरा, उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी घटनाओं की, और उसमें जो तनाव से मुक्ति पाने के लिए जो तनाव शिथिलता के प्रयास थे, नितांत के प्रयास थे, उसके चरणों की भी चर्चा की। इसी कालखंड में एक और बिंदु में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसको कि निशस्त्रीकरण की दिशा में दोनों ही महाशक्तियों के बीच में एक निर्णायक कदम माना जाता है। वो जो था वो था 1972 का साल्ट वन समझौता, SALT1 का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटिंग ट्रीटी, यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि एक। ये 1972 में दोनों महाशक्तियों के बीच में हुआ और ये हस्ताक्षर हुए। ये 5 वर्षों की संधि थी और इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जो सामरिक अस्त्र थे, इंक्लूडिंग मिसाइलें और परमाणु आयुध, उनको एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण संख्या तक सीमित करने की सहमति बनी। एक बड़ी उपलब्धि थी शीत युद्ध काल में, क्योंकि शीत युद्ध काल में ऐसे निशस्त्रीकरण की कल्पना तब तक नहीं की जा रही थी जिस प्रकार की विभीषिका थी दोनों पक्षों के बीच में इसके लिए। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि थी और इसके बाद से वाकई में लगा कि तनावों में शिथिलता आएगी, वो जो तनाव नितांत है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद अनेक प्रकार से 1975 में हम देखते हैं कि अपोलो सोयूज अभियान भी चला, यानी कि दोनों महाशक्तियों ने, रूस और सोवियत संघ और अमेरिका ने संयुक्त अभियान भी चलाया अंतरिक्ष का। अनेक स्तर पर तनाव कम करने की कोशिश हुई। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि तनाव कम करने की कोशिश थी, तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे शीत युद्धकालीन। इसी समय क्या होता है, 1977 में जब उस साल्ट वन संधि की अवधि समाप्त हुई तो साल्ट टू संधि भी हस्ताक्षरित हुई, यानी कि अब और सामरिक अस्त्रों को, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, इस पर हस्ताक्षर हुए और इसके संधि के माध्यम से फर्दर और भी जो सामरिक अस्त्र थे दोनों महाशक्तियों के, बिल्कुल ही विनाशकारी अस्त्र थे, उनको कम करने की सहमति बनी। यद्यपि ये संधि जब तक लागू होती तब तक कुछ और घटना हो गई, बड़ी घटना हो गई, जिसने पूरे विश्व को एक बार फिर से शीत युद्ध की आग में झोंक दिया, जिसको कि नवीन शीत युद्ध भी कहते हैं। 1979 में 1979 में सोवियत संघ ने सशस्त्र रूप से अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया, सशस्त्र रूप से अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, और जिसके कारण से सोवियत संघ ने वहाँ की तत्कालीन अफगानिस्तान की सरकार को, जो सामान्यतः पाश्चात्य समर्थक का सरकार थी, उसको हटाकर और वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। रूस सोवियत संघ के सैनिक भी अफगानिस्तान में स्टेशन हो गए, रहे वहां पर। एक प्रकार से अफगानिस्तान सोवियत संघ का प्रॉक्सी बन गया। इस पूरे सैन्य हस्तक्षेप के कारण, सोवियत सैन्य हस्तक्षेप के कारण क्षेत्र में, पूरे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया में भयानक तनाव हो गया शीत युद्धकालीन। अमेरिका ने तत्काल इसकी आलोचना की, इसकी निंदा की और धमकी दी कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और वो जो देतांत की प्रक्रिया थी, वो जो साल्ट टू संधि की प्रक्रिया थी, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 की प्रक्रिया थी, वो अचानक रुक गई और रुकने के कारण तनाव बहुत बढ़ गया। पुनः शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। तो 79 तक ये। अब तो अगला चरण है शीत युद्ध का, वो है 79 से लेकर कुल मिलाकर 89 तक। अब देखिए, इसमें 2 तरह की बातें होती है बच्चों। क्या होता है कि सबसे पहले नवीन शीत युद्ध प्रारंभ होता है, यानी शीत युद्ध पुनः अपने तनाव में और उससे भी अधिक वेग के साथ सामने आता है। और इस शीत युद्ध के कारण, नवीन शीत युद्ध के कारण, जो दोनों पक्षों के बीच में तनाव कम हो रहा था, वो फिर से बढ़ गया। क्या क्या हुआ इस कालखंड में? तो सबसे पहले सोवियत संघ की इस आक्रामकता के खिलाफ अमेरिका ने दक्षिण एशिया में अपनी जो उपस्थिति थी बहुत बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी। पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाया अमेरिका ने, और पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप का विरोध करने लग गया। पाकिस्तान के कई गुट बने, जो अपन तालिबान बाद में देखते हैं। तालिबान एक ऐसा कट्टरपंथी उग्रवादी इस्लामिक समूह,
वो भी इसी समय अमेरिका के सानिध्य में बना सोवियत संघ का विरोध करने के लिए। और साथ में अनेक प्रकार के जो क्षेत्र स्थानीय गुट जो कि सोवियत संघ समर्थित सरकार का विरोध कर सके, ऐसे गिरोहों को, ऐसे समूहों को अमेरिका ने तैयार किया, हथियार दिए, अस्त्र शस्त्र दिए, सहायता दी। और इसके कारण से क्या हुआ कि अफगानिस्तान में बुरी तरह से गृहयुद्ध फैल गया। ये तो अफगानिस्तान की बात हुई, साथ में पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी हावी होने लग गए। लेकिन इन सबको इग्नोर करते हुए अमेरिका और सोवियत संघ का शीत युद्ध चल रहा था। पूरे दक्षिण एशिया शीत युद्ध की चपेट में आ गया था पूरा, और मध्य एशिया तो था ही। तो ये एक बड़ी घटना थी, एक नया क्षेत्र बन गया था शीत युद्ध का। इसी समय एक और ये हो गया, कुछ और क्षेत्रों में तनाव हुआ जहां पर जो पुनः शीत युद्ध की विवेचना होने लगी। एक और जो था तनाव का कारण इस कालखंड में, नवीन शीत युद्ध कालखंड में, वो था स्टार वार कार्यक्रम। भाई 1980 में जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो उन्होंने अंतरिक्ष युद्ध स्टार वार का कार्यक्रम शुरू किया अमेरिका का, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में भी एक युद्ध की तैयारी होने लग गई अमेरिका की तरफ से। और इसका परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ भी उस दिशा में शामिल हो गया, और ये विभीषिका, तनाव और जो ये था दबाव, परस्पर डिस्ट्रस्ट था, वो और भी बढ़ गया इस स्टार वार कार्यक्रम की वजह से। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद अफ्रीकी देश अंगोला में जब साम्यवादी हस्तक्षेप हुआ, लड़ाई हुई, गृहयुद्ध हुआ, उसमें सोवियत संघ और अमेरिका के गुट बने, वहां भी इस समय लड़ाई रही। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका ने ग्रेनाडा में हस्तक्षेप किया। ग्रेनाडा एक छोटा सा देश है, वहां हस्तक्षेप किया। फिर इसी समय निकरागुआ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया। लैटिन अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में सोवियत संघ के समर्थन और साम्यवाद के प्रसार के नाम पर वहां पर एक नया बहाना ढूंढा गया नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, कि वहां पर तत्कालीन सरकारें जो है वो वेनेजुएला हो या फिर निकरागुआ हो या पनामा हो, इन देशों में ड्रग का धंधा करके और अमेरिका में ड्रग्स लाया जाता है। और इसके कारण से कई बार अमेरिकी सरकार ने बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेटली, बहुत ही एक वैश्विक पुलिस की भूमिका में खुद को स्थापित कर लिया, और इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों तक को वहां से उठा लेते थे ये, जैसे कि पनामा में हुआ, निकरागा में हुआ। तो वहां से इस तरह के हस्तक्षेप की अमेरिका की आक्रामक नीति क्यूबा के मद्देनजर, क्योंकि क्यूबा एक बड़ी ताकत था अमेरिका के पड़ोस में जो सोवियत संघ का समर्थक था, ये होने लग गया। तनाव बढ़ा रहा। और इसी समय जो है वो कोरिया का भी संकट जो है कुल मिलाकर चालू ही रहा, जारी रहा। लेकिन इस समय शीत युद्ध जो है ना 1985 के बाद से धीरे धीरे कम हुआ। कैसे? तो उस समय 1985 के बाद से जो सोवियत संघ में है वो थोड़ा सोवियत संघ के अंदर बदलाव होने लग गया। वहां पर सोवियत संघ के जो सर्वोच्च नेता थे, गोर्बाचोव राष्ट्रपति, गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव बने। उन्होंने एक आर्थिक खुलेपन और राजनीतिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण और राजनीतिक खुलेपन की नीति अपनाई, जिसको कहते थे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका राजनीतिक खुलापन और ग्लासनोस्ट यानी आर्थिक उदारीकरण। ये एक साम्यवादी देश के लिए नई चीज थी, क्योंकि साम्यवादी देश सामान्यतः राजनीतिक खुलेपन और आर्थिक निजीकरण, उदारीकरण को बिल्कुल नहीं अपनाते। तो उस समय ये नई चीज थी। उस समय सोवियत संघ की कथित रूप से हालत आर्थिक रूप से ठीक नहीं थी, और इसी को ठीक करने के लिए गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई। और इसके कारण से सोवियत संघ में अंदरूनी रूप से थोड़ा सा असंतोष सामने आने लग गया। एक धीरे धीरे असंतोष सामने आने लग गया था। 1986 में नीति लागू हुई, लेकिन 1985 में जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और तत्कालीन सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक में, यूरोपीय देश आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक में जो शिखर सम्मेलन हुआ, कहते हैं कि उससे शीत युद्ध का तनाव खत्म करने की निर्णायक पहल की गई थी, और वहीं से धीरे 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 शीत युद्ध के पतन की शुरुआत हो गई थी, जो कि बाद में और तेज हो गई पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की, गोर्बाचोव की नीति के कारण। और इसके बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि 86, 87, 88 तक अनेक शिखर सम्मेलन हुए सोवियत और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच में, और जिसमें हथियारों को कम करने के लिए 1985 में INF यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, अंतः महाद्वीपीय जो है
जो मध्यम स्तरीय के सामरिक अस्त्र थे उनको कम करने की एक बड़ी संधि हुई। ये साल 1 के बाद से बड़ी संधि थी। ये हुआ और सोवियत संघ के बीच में के अंदर भी अंदरूनी रूप से एक विद्रोह, एक असंतोष होने लग गया, जिसकी परिणति हुई कि जो बाल्टिक का 3 बाल्टिक प्रांत थे, उनके रिपब्लिक थे, गणराज्य थे, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, वहां पर आजादी का आंदोलन शुरू हो गया बहुत बड़े पैमाने पर। और 1989 के आते आते तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी और शीत युद्ध अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया था, एक लगभग समाप्ति की ओर चल पड़ा था, क्योंकि जो सोवियत संघ के अलावा जो बड़ा क्षेत्र था शीत युद्ध का वो जर्मनी था, पूर्वी बनाम पश्चिमी जर्मनी। खुद वहां पर दोनों पक्षों के लोग अपने शासनाध्यक्षों पर दबाव डालकर देश के एकीकरण की मांग करने लग गए थे। जो जर्मनी की कुख्यात दीवार, बर्लिन की कुख्यात दीवार थी 90 में, उसको ढहा दिया गया। तो वो सब जो घटनाएं हुई, साम्यवाद के पतन की घंटी बज गई थी और साम्यवाद के खिलाफ विद्रोह हो गया था। आजादी का आंदोलन खुद सोवियत संघ के भीतर एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया में हुआ। उन्होंने अपने को आजाद घोषित कर दिया। तो ये इस तरह से एक प्रकार से सोवियत संघ का विघटन और साम्यवाद का अंत, और इसके साथ ही शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद की कुछ घटनाओं को मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा, और साथ में जो शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव रहा, कैसे रहा, ये मैं अगले व्याख्यान में